तो हेलो दोस्तों, इससे पिछले ट्यूटोरियल हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज को देख लिया था। इस ट्यूटोरियल में हमने कूलम्ब्स लॉ देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे और उसके ऊपर भी कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली देख लेंगे। पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force of attraction and repulsion. Force of attraction and repulsion between two charged particle is direct proportional to the product of charge and inversely proportional to square of distance between them. तो ये तो इसका अपने डेफिनेशन के फॉर्म में देख लिया। अब ये क्या बोल रहा है उसको सीधे शब्दों में लिख लेते हैं मैथमेटिकली रूप से कि F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड F इज प्रोपोर्शनल टू इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हम इसे सीधा लिखें तो दोनों को F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं और K1 K2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जो K का जो वैल्यू है वो K इक्वल्स टू होता है 9 × 10⁹ और इसका जो यूनिट देखेंगे तो वहाँ से सीधा दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया। अब इसी को ये तो अपना जनरल फॉर्म, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि दो चार्ज पार्टिकल दिए उनके बीच में इस फार्मूले का यूज करके अपन आसानी से उनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशन में देखा था अपन ने कि जो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था, ग्रेविटेशन में क्या था, F जो लगने वाले दो मास के बीच में जो फोर्स आ रहा था वो G m1m2/r स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पे जो G था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, लेकिन G था एक यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या था कि G का वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा था, चाहे किसी भी मीडियम में ले जाए। लेकिन यहाँ पे जो K है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी मीडियम चेंज होने के साथ। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है, ये जो फ्री स्पेस के लिए K बराबर होता है 1/4πε0। यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, अब इसी में यदि ये तो फ्री स्पेस यदि किसी मीडियम में लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो K का जो वैल्यू हो जाएगा K इक्वल्स टू 1/4πε0 यहाँ पे जो R है रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की। तो फाइनली इसी फॉर्म को अपन जो कूलम्ब्स लॉ फोर्स का जो फॉर्मूला है इसी को अपन नए रूप में लिख लेते हैं कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर इसको मैं लिख दूँ F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की और एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो ये तो जो फॉर्मूला अपना जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये दो चार्ज पार्टिकल दिए उनके बीच में तो आसानी से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब अपने को बहुत सारे पार्टिकल दियो एक के बाद
और इनमें किसी एक पर अन्य बाकी सब के कारण लगने वाले टोटल फोर्स पूछ ले, तो उस टाइम पर अपन इसका फॉर्मूले को या रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? ये तो एक जो फोर्स है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधा यहाँ पे ऐड कर नहीं सकते, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना होगा। तो अब फिर इस पे देखते हैं अपन न्यूमेरिकल, इससे पहले इसका एक बार वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अपन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इसमें कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये R1 वेक्टर है इसका पोजीशन, इसका R2 वेक्टर है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कुछ भी R मान लेते हैं। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक बार के लिए सपोज कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर सब F21 है। तो अब पहले तो अपन सिंपल फॉर्म लिखते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये केवल अपने को मैग्नीट्यूड देगा कि फोर्स का डायरेक्शन नहीं देगा। अब डायरेक्शन के लिए क्या, या डायरेक्शन ये दे सकता है, ये तो खुद स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी दी है, तो ये तो कोई डायरेक्शन नहीं। यहाँ पे बच रहा है एक आर ही, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि अपने को डायरेक्शन देगा। तो अब इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आर क्या है, अपन फर्स्ट फाइंड करते हैं 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड कर लेते हैं 1 के कारण। तो 2 के ऊपर F21 ये वेक्टर, अब इसको भी वेक्टर में चेंज करते हैं। इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा, R को, और R का यहाँ से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, R वेक्टर, ये पहले स्केलर था, डिस्टेंस था, और अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया अपने पास इसका वेक्टर फॉर्म। तब इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हैं और इनका स्क्वायर। लेकिन अपने पास तो वही प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते ही जैसे ही इन वेक्टर का स्क्वायर किया तो ये वापस स्केलर में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है ना, तो इनका जो स्क्वायर है ये बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ, और दो वेक्टरों का डॉट क्या होता है, ए बी कोस थीटा, जो कि एक स्केलर है। तो ये तो वापस स्केलर आ गया, तो इससे तो काम चला नहीं। तो अब दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इस आर वेक्टर से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे अब मल्टीप्लाई तो कर दिया, डायरेक्शन तो मिल गया इसको एकदम सही कि एफ के कारण 2 के ऊपर F1 के Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स। लेकिन अब इसके पास मैग्नीट्यूड ही चेंज हो गया क्योंकि R का कुछ अपना मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको इसके यूनिट वेक्टर में चेंज कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करूँ कि R जो वेक्टर है इसका मोड से डिवाइड कर दूँ। अब ये डायरेक्शन तो दे रहा है लेकिन ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और जब R की जगह क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 ये स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया R वेक्टर डिवाइड बाई R का मोड। और ये R वेक्टर डिवाइडेड बाई R के मोड को मैं क्या लिख दूँ, कोई भी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये बराबर होता है ए कैप, यानी केवल डायरेक्शन देगा। तो इस पूरे को यहाँ से मैं मिटा के लिख दूँ यहाँ पे इसके स्थान पे R कैप। और इस 2 1 को ये मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, वैल्यू तो इसका R के बराबर, R के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसको भी मैं सीधा लिख दूँ, अंदर भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ना लिख, वेक्टर के फॉर्म में ना लिख के सीधा स्केलर फॉर्म में लिख दूँ। क्यों? R21 का स्क्वायर और इंटू R कैप। तो ये आ गया अपने पास वेक्टर फॉर्म। मतलब इसका बिल्कुल सिंपल सा 2-3 अपने को स्टेप लिखे हैं और फाइनली अपने पास वेक्टर फॉर्म आ गई है। यहाँ पे अपने डायरेक्शन भी दे रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये तो आ गया F21, 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के कारण। अब क्या 1 पे लगने वाले फोर्स में क्या होगा, उसमें भी ये सेम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, Q1 Q2 होगा, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। और उससे चेंज क्या होगा, R1 कैप डायरेक्शन अपोजिट दिशा में आ जाएगा और इसके साथ में एक माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे भी एक माइनस आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि वहाँ पे जो फोर्स आएगा F12 आएगा, उसमें फ़र्क कितना होगा, बस माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12। ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, R21 और R12 का, और यहाँ पे R कैप आ जाएगा।
यानी F21 और F12 में एक नेगेटिव साइन आए। तो इससे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ, F21 बराबर माइनस ऑफ F12, यानी कि 1 के कारण 2 पर लगने वाला मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो दोनों इक्वल है, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट होगा। और ये तो अपने को वैसे ही दिख रहा है कि एक के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन आए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक के कारण बी पर लगने वाला फोर्स बी पर ए पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म भी कंप्लीट। अब देखते हैं अपन इसके बाद में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और होता है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसी में, कूलम्ब्स लॉ में। तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ये जो वेक्टर फॉर्म हो चाहे स्केलर फॉर्म है, ये दोनों अपने को क्या बताएंगे, ये अपने को इतना बता देंगे कि लगने वाला फोर्स क्या है, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे दूसरे मीडियम में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा। तो एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब देखते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम। तो अब अभी अपन ने देख लिया फ्री स्पेस में दो पार्टिकल्स के बीच में चार्ज कितना होता है, चार्जर पार्टिकल के बीच में फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यदि इन्हीं दोनों पार्टिकल को किसी मीडियम में रख देते हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई गए, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गए, तो यहाँ पे आ गया अपने पास एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर का बहुत इंपॉर्टेंट, ये एप्सिलॉन आर क्या दर्शाएगा। अब देखते हैं, मीडियम में रखा तो अपने पास जो फोर्स आने वाला था उसमें भी एप्सिलॉन आर आ रहा था। तो मैं बोलूँ कि कोई भी दो पार्टिकल है, ये फ्री स्पेस में इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ है, ये Q1 Q2 इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस आता है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ था। मैं बोलूँ इन पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के मैं किसी भी मीडियम जैसे वाटर में रख देता हूँ, तो इसके बाद में लगने वाला फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जब मैंने दूसरे किसी भी मीडियम में रखा था देखा गया कि फोर्स हमेशा कम हो रहा था, लगने वाला फोर्स हमेशा कम हो रहा था। उससे पता क्या चला, पता क्या चलेगा इससे कि फोर्स कम हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फोर्स में क्या रिलेशन था, फोर्स कम हुआ तो उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा मीडियम में एक से बड़ा होगा। क्यों, आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि ये कम हो रहा है मीडियम में रखने पर तो ये एक से बड़ा होना चाहिए। तो किसी भी मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन आर है उसका वैल्यू एक से बड़ा है, और ये फ्री स्पेस या फिर अपने सामान्य वायु के लिए भी लगभग एक के अप्रोक्सीमेट होता है, फ्री स्पेस के लिए एक, बाकी हर एक चीज़ के लिए एक से बड़ा होगा। और वाटर के लिए इसका वैल्यू, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर वाटर 80 के बराबर होता है। और याद करना चाहता तो मेटल के लिए इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। वाटर में रखेंगे ना जब सेम सिस्टम को तो 80 टाइम्स कम हो जाएगा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर बनते हैं। तो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। तो पहले अब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल दिए अपने को, चार्ज पार्टिकल, एक Q1 है एक Q2 है, इसका वैल्यू 1 कूलम्ब है और इसके ऊपर चार्ज 4 कूलम्ब है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर दी हुई है। तो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, और सेकंड पार्ट अपन फर्स्ट के बाद में लिखते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या थे, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, या फिर इसमें सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। तो लगने वाला फोर्स ये तीनों चीज़ सेम ही होंगी, तो K Q1 Q2 बाई सिंपल यूज था इसका। और K अपने को जब अपने को मीडियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो अपन सीधा मान लेंगे कि भाई वैक्यूम में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, और वहाँ पे अपन K की वैल्यू सीधे 9 × 10⁻⁹ पुट कर देंगे, और Q1 1 और Q2 4 और R2 तो ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच में। अब ये फोर्स Q1 के कारण Q2 पर भी इतना ही है, Q2 के कारण Q1 पर भी इतना ही, और बोले उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अब ये चार पार्टिकल दोनों पॉजिटिव है तो लगने वाला फोर्स रिपल्शन होगा, और दोनों पर कितना होगा, 9 × 10⁹ के न्यूटन के बराबर होगा। अब इसी में बोल दे कि यदि इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाता है, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर पुट इन द मीडियम हैज द परमिटिविटी एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 2, ऐसे मीडियम जिसका परमिटिविटी का मान 2 के बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान एप्सिलॉन r दिया है तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान 2 के बराबर है, तो उस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो फाइंड करें। कब, जब वो वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में रखे उस टाइम, और जब उन्हें मीडियम में रख दिया गया तो उस टाइम उन दोनों के फोर्स। तो फ्री स्पेस के टाइम तो अपन ने फोर्स निकाल लिया, कितना है K Q1 Q2, और इसका वैल्यू ये आ गया। अब अपन फोर्स फाइंड करते हैं सेकेंड, व्हेन दे पुट इन एप्सिलॉन r मीडियम। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जब फ्री और यहाँ पे मीडियम भी दिया हुआ है तो यहाँ एप्सिलॉन r और आ जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹, और ये Q1 कितना दिया अपने पास 1, और Q2 कितना दिया अपने पास 4, और डिस्टेंस सेम है 4, और यहाँ पे बच गया एप्सिलॉन r जिसका वैल्यू अपने को कितना दिया है, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू मैंने 9 × 10⁹ पुट कर दी। 1/4πε0 K के बराबर होता है, K फ्री स्पेस में, और उसका वैल्यू होता है नीचे क्या बच गया था एप्सिलॉन r, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये सीधा उसका फोर्स का 9 × 10⁹ यानी 4.5 × 10⁹ न्यूटन फोर्स है। अब लेकिन अपने पास ये दोनों फोर्स, एक तरीका था इन दोनों का रेशियो निकालना, F1 F बाई इसको 1 इसको 2 पुट कर दें तो 1 F2, तो ये बराबर की जगह 9 × 10⁹ अपॉन 4.5 × 10⁹ बराबर 2 आ जाएगा। 2/1 कर दो, 2 कर दो रेशियो। लेकिन इतना यदि अपने पास सीधा पूछ लेता है कि रेशियो फाइंड करें तो अपन ये पूरी कैलकुलेशन, तो वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता, अपने को कोई डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, सीधा पूछ ले कि दो चार पार्टिकल्स को फ्री स्पेस में रखा जाता है उस टाइम, और जब उन्हें किसी मीडियम में रखा जाता है तो उस टाइम उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो फाइंड करते हो। जब फ्री स्पेस में रखे गए उस टाइम दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2, K की जगह मैं सीधा ही पुट कर दूँ 1/4πε0 फ्री स्पेस में K Q1 Q2 बाई r²। जब इन्हें किसी मीडियम में रखा गया है तो 1/4πε0 r Q1 Q2 बाई r²। यहाँ भी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जब दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो Q1 Q2 r केवल एप्सिलॉन r बच जाएगा। तो मतलब फ्री स्पेस में किसी भी मीडियम की तुलना में जो मीडियम दिया हुआ है उसकी परमिटिविटी का मल्टीपल फोर्स पाया जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे कुछ भी F फोर्स है किसी मीडियम में, तो जब इसी दोनों चार पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखा जाएगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, ये F'। अब ये रिलेशन, ये F फोर्स किसी भी मीडियम में, और ये फोर्स इन फ्री स्पेस, और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये रिलेशन हो गया, सीधा डायरेक्ट याद रख सकते, क्योंकि फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स मीडियम में लगने वाले फोर्स से एप्सिलॉन r टाइम ज़्यादा होगा। तो ये एक तो बेसिक होगा, इसके अतिरिक्त कुछ और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। सेकंड अपने को ये बोल दे, एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये कि दो चार्ज पार्टिकल्स को जब किसी फ्री स्पेस में रखा जाता है उस टाइम, और जब उन्हें किसी मीडियम में रखा जाता है तो उनका डिस्टेंस चेंज हो जाता है लेकिन फोर्स सेम रहना चाहिए। तो उनके एप्सिलॉन r के बीच में जो रिलेशन आएगा एप्सिलॉन नोट और r और एप्सिलॉन r के बीच में, जैसे इन्हें यहाँ पे रखा गया फ्री स्पेस में रखा गया, इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, अब इन्हें किसी मीडियम में रखा गया उस टाइम इनका डिस्टेंस भी चेंज कर दिया गया,
और उसके बावजूद भी फोर्स सेम लग रहा है, मतलब डिस्टेंस भी चेंज हो गया, डिस्टेंस और परमिटिविटी दोनों चीज़ चेंज हो गई। तो अपने डिस्टेंस और परमिटिविटी दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे Q1 Q2 कुछ भी डिस्टेंस R है और यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस, यहाँ पे R0 बोल दूँ मैं डिस्टेंस को, यहाँ पे R1 बोल दूँ, और यहाँ पे भी वही चार्ज दोनों सेम है लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाए और बोल दे कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अभी भी सेम है। तो डिस्टेंस और परमिटिविटी दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करें। तो अपन यहाँ पे जो फोर्स आएगा F क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते, चार अलग अलग ऑप्शन दे दे कि चूज़ द राइट ऑप्शन, तो जो भी रिलेशन आएगा उनमें चार कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं अपने को। तो एक जो अपने सही है वो देख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स सेम है, जब ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है उस टाइम भी, और जब उसे कुछ मीडियम में रख दिया गया उस टाइम भी। तो मीडियम में इसके बीच में फोर्स क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R। चार्ज पार्टिकल सेम है, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। तो यहाँ पे अब देखो उनके बीच का एक सिंपल रिलेशन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आया 1/R0, ये अपने पास R0 था ना, 1/R0² इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R1²। तो इसी को मैं आगे लिखूँ तो R0² बराबर एप्सिलॉन R1²। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया डिस्टेंस और परमिटिविटी के बीच में, जब फोर्स इक्वल दिया हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो इसको भी याद रखें। तो ये कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अपना बेसिक मतलब डेफिनेशन वगैरह खत्म हो गया, कुछ बेसिक रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह देख लिया। अब अपन एक दो न्यूमेरिकल्स और देख। तो अब देखते हैं अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल। अपने दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक Q1 है दूसरा Q2। Q1 के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ अपने पास 9 नैनो कूलम्ब दिया है, और Q2 पर जो चार्ज दिया हुआ 10 नैनो कूलम्ब दिया है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड कर दे। तो F12 यानी 1 के ऊपर 2 के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करवा। तो ये फोर्स हो जाए कि Q1 Q2 बाई, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब तक अपने मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला जाए अपन फ्री स्पेस मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू 9 नैनो कूलम्ब, 9 × 10⁻⁹, Q2 का 10 नैनो कूलम्ब, 10 × 10⁻⁹, 9 ही 9 हो गया इसमें तो। और ये अपने पास 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 0.1 सेंटीमीटर। तब देखते हैं इसका वैल्यू, यहाँ से ये गया और क्या गया, यहाँ पे ये क्या होगा 0.01, इसको ऊपर लेके गया तो ये क्या होगा 100, ये 81 और ये 100 और ये 10,000 हो गई। तो यहाँ पे मैं कर दूँ 10⁻⁻⁶, या फिर इसको बोल दूँ मैं 81 माइक्रो कूलम्ब। तो F12 इतना फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला 81 माइक्रो कूलम्ब फोर्स लगेगा। अब पूछ ले Q2 पर कितना लगेगा, तो Q2 पर भी सेम ही लगेगा। Q1 और Q2 दोनों पर, Q1 के कारण Q2 पर बोले चाहे Q2 के कारण Q1 पर बोले, दोनों पर सेम ही फोर्स लगेगा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने को दो पार्टिकल्स दिए हुए, वो चार्जर नहीं है अभी, दोनों न्यूट्रल पार्टिकल्स दिए हुए, दोनों कोई भी मेटल के बने हुए। अब इन अपने पास क्यू चार्ज दिया हुआ अलग से। अब बोल रहा है कि क्यू चार्ज को दोनों पार्टिकल्स पर किस प्रकार से वितरित किया जाए, Q1 और Q2 पर किस प्रकार से वितरित किया इन दोनों चार्ज पार्टिकल को, Q को। चार्ज अपने पास टोटल क्यू है, इन दोनों को देना है, किस प्रकार से देखें इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, और इनके जो बीच के अपने को डिस्टेंस दे रखी है वो कुछ भी डी दे रखी है, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं सपोज कर लूँगा इसके ऊपर अपने को चार्ज दिया हुआ है Q1, इसको और इसको दे दिया अपने Q-Q1, क्योंकि टोटल चार्ज अपने पास Q1, इसको Q1 दे दिया तो इसको Q-Q1 दूंगा। अब मैं फोर्स फाइंड कर लूँगा F = K Q1 और दूसरा Q-Q1 / d²। ये अपने पास फोर्स। अब बोल रहा है कि ये फोर्स मैक्सिमाइज करना है, और मेरे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पे Q1 वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा Q1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन जानते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए किसी भी फंक्शन को df/, जिसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज जो भी अपने पास वेरिएबल है dx होता है, dx के सेपरेट में करके इसको 0 के बराबर पुट कर देते थे।
मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा dF/dq1। ये मेरे पास k कॉन्स्टेंट है और नीचे d² भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। अंदर क्या था, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देता हूँ k/d² और इसे लिख देता हूँ q1q माइनस q1²। ये मेरे पास वेरिएबल है q1, q भी कॉन्स्टेंट है मेरे पास। तो अभी इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, q आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2q1। अब बोलिए फर्स्ट से ये तो पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज इस टाइम पे, लेकिन मैक्सिमाइज इसके लिए अपने को सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी प्रूव करना होता है। तो dF/dq1/2²। तो अभी सेकंड डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं, ये कांस्टेंट सेम बाहर रह जाएगा और यहाँ पे ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास सीधा डायरेक्ट नेगेटिव आ गया, यानी सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। मतलब ये इस पॉइंट को यदि 0 के बराबर मैं पुट करता हूँ ना, तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, मैक्सिमाइज की होगी वैल्यू। यदि ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये जो भी वैल्यू Q1 का आता है उसके ऊपर मिनिमाइज होता फोर्स। तब यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं पूरा भेज देता हूँ 0 के पास। ये गया 0 के पास, तो यहाँ से क्या बचेगा, और इसमें से भी Q1 को कॉमन लेके 0 के पास भेज देता हूँ, क्योंकि Q1 0 तो हो नहीं सकता, ये 0 हो जाएगा। तो टोटल इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा उस टाइम तो और यहाँ से जो ओह सॉरी, यहाँ क्या गड़बड़, यहाँ से थोड़ी पुट करना यार, ये यहाँ पे पुट नहीं करना, सॉरी, ये पुट करना था अपने पास dF/dq1 को 0। तो यहाँ से 0 पुट किया, तो यहाँ से q माइनस 2q1 को मैं 0 पुट किया, तो ये आ गया मेरे पास q1 बराबर q/2। यानी कि फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने दोनों को बराबर बराबर चार्ज देना। इसको q/2 दिया तो उसके पास q/2 अपने आप बच जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन बहुत से न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अपना आज का लास्ट न्यूमेरिकल है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं। ये केवल कूलम्ब्स का भी पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, तो केवल उसी के ऊपर है। बाकी अपन आगे का जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ लेंगे तो उस पर फिर से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे एक साथ। अभी तो केवल कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ रहे हैं। अब अपने को दिया है कि यहाँ पे अपने को चार्ज दिया हुआ है 1 नैनो कूलम्ब और इसके ऊपर दे दिया अपने को 9 नैनो कूलम्ब, और बोल रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, ये जो 9 नैनो कूलम्ब है उसके कारण 1 नैनो कूलम्ब पर लगने वाला जो फोर्स है वो अपने पास 8.1 माइक्रो न्यूटन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। अपने पास दे दिया 8.19। अब अपन जानते हैं एफ इक्वल्स टू, अभी तक अपन जानते केवल बिना सोचे समझे लगाना है, क्योंकि और तो बाकी अपने को कुछ पता ही नहीं अभी। के का 9 × 10⁹, Q1 1 नैनो कूलम्ब, Q2 9 नैनो कूलम्ब, और डिस्टेंस तो अपने को फाइंड ही करना है। डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, लेकिन फोर्स अपने को क्या है दिया हुआ है, और वो किस बराबर है 8.1 × 10⁻⁶। अब मैं यहाँ से d² का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। 9 × 10⁹ × 1 × 10⁻⁹ 9 × 9 × 10⁻⁹। तो ये -9 से +9 गया, और ये नीचे ये आ गया मेरे पास 10⁻⁶। तो ये 81 हो गया, और 8.1 से गया तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। इन दोनों को 81 8.1 से। अब और क्या बच गया, ये 6 ऊपर गया, तो ये 6 और ये 1 7 हो गया, और 7 माइनस, तो ये बच गया मेरे पास -2। और अभी ये पूरा हो गया d² बराबर 10⁻⁻2। तो d बराबर आ गया 10⁻⁻1, यानी 0.1 मीटर, या मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इससे जस्ट जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें मैंने दो चीज़ दी हुई थी, एक तो 10 नैनो कूलम्ब का फोर्स दिया था, एक 9 नैनो कूलम्ब का, और उनके बीच में फोर्स 81 माइक्रो कूलम्ब आया था। बस वो सेम क्वेश्चन था, मैंने उसको डिस्टेंस मैंने वो सपोज कर ली, और मैंने क्या किया यहाँ पे जो 10 था उसको 1 कर दिया, और इसको भी फोर्स को 10 टाइम्स कम कर दिया। तो एक चार्ज को 10 टाइम्स कम किया मैंने, तो फोर्स भी 10 टाइम्स कम कर दिया, तो डिस्टेंस सेम मेंटेन रह जाएगी ना, तो 10 सेंटीमीटर ही आ गई। तो अपना आंसर क्रॉस चेक भी हो गया यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कूलम्ब्स लॉ से। तो थैंक यू सो मच फॉर